Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start the new concept, that is the method of calculating the national income. After understanding the meaning of national income, now the next topic is how to measure the national income. There are three methods. The first one is value added method, income method and expenditure method. The first one is value added method. According to the value added method, national income can be measured in terms of value addition by each producing units in the economy during an accounting year. यहाँ पर हमने बताया कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब जितनी यूनिट्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है या एक्सपोर्ट है या बाहर से जो भी पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, वी आर प्रोड्यूसिंग सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इट्स कॉल्ड नेशनल इनकम. सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय either resident or non-resident, but must be produced within a country during an accounting year. So this method measure the national income in terms of value addition by each producing units, primary sector, tertiary sector and the secondary sector in the economy during an accounting year. Value added, it is also known as, this is very important, you must know, value added is also known as industrial origin method, net output method, inventory method, product method, commodity service method. Now, it estimation of the contribution of all producing enterprises to the production in the domestic territory of a country. इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनका कंट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज का to the production in the domestic territory of the country during the year, it's equal to the market value. वो किसके इक्वल है? मार्केट वैल्यू के इक्वल है. इसको हम दूसरे शब्दों में जीडीपी एमपीवी बोलते हैं. ये दूसरी डेफिनेशन हो गई आपकी. नाउ जीडीपी एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीडीपी एमपी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, when you adding all these things you will get the value added method by the value added national income, that is called national income. Okay, अब हम आपको बताते हैं इसका फॉर्मूला कैसा है, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट से. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या हुआ, हमने आपको बता रखा है. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस फर्दर, विच इज यूज फॉर रीसेल, है ना, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. दोज गुड्स नॉट येट क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. स्टिल द वैल्यू ऑफ गुड्स एडिंग ऑन इट, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी ऐड हो रही है. सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए कैसे करेंगे? सेल्स इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए सेल्स बोलते हैं. सेल्स क्या किसके इक्वल होता है? सेल्स पूरे इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर, जो सालाना हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर. अब सेल्स कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए. सेल्स इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, वो आपकी सेल्स हुई. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक. सेल्स जो आपने बेचा प्लस चेंजिंग स्टॉक जो आपका बच गया बेचने के लिए. और चेंजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. देखिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपका चेंजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, you can easily calculate the national income value by the value added method. Value added method equals to value of output minus intermediate cost. Now intermediate consumption is the value of non factor input other than factor input. अब हमने कहा intermediate consumption क्या है? Intermediate consumption is the value of non factor input, जो कि फैक्टर इनपुट नहीं है. फैक्टर इनपुट के अलावा फैक्टर इनपुट कौन कौन से हुए आपके?
फैक्टर ऑफ सर्विसेज होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज हुए। ये आपके क्या हुआ, फैक्टर प्रोडक्शन, जिनको हम बोलते हैं, उसी को हम फैक्टर इनपुट भी बोलते हैं। जनरली इट इज़ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, रॉ मटेरियल की वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ हमारे लिए, नॉन फैक्टर इनपुट हुए, वो इनपुट जो कि किसी चीज को बनाने में यूज हो रहे हैं। अब हम आपको ये बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट सिंपली रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। जो गुड्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। वैल्यू एडेड क्या है, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स यूज्ड एज इनपुट रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो क्या होगा आपके लिए, वैल्यू एडेड हुआ। एंड गुड्स विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स यूज्ड एज इनपुट और द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो क्या जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इस तरह से आपका क्या होगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। आप वैल्यू एडेड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको प्रोसेस बताते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दी, व्हाट इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम बाय दी वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, जीडीपी एमपी को हम जीवीए एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ये कैसे निकल के आता है, प्राइमरी सेक्टर का आप आउटपुट प्लस करेंगे फाइनल, सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट प्लस करेंगे, टर्शियरी सेक्टर का प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करके आपका जीडीपी एमपी निकल के आएगा। जीडीपी एमपी माइनस कर देंगे डेप, तो एनडीपी एमपी निकल के आएगा। ग्रॉस में से डेप माइनस कर देंगे तो नेट निकल के आएगा। एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एनडीपीएफसी में प्लस एनएफआईए कर देंगे तो आपका एनएनपीएफसी निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दैट्स इट, इतना ही आपका क्या है, ये प्रोसीजर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, देयर इज अ टेबल schedule. With the help of schedule we have to be consider before estimating the national income by the value added method. There is a problem, the problem of double counting. तो वो कैसे अवॉइड होगी, हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, व्हाट इज द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, लेट्स हियर बिगिन। अब देखिए, हम इस शेड्यूल के हेल्प से वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हम कैसे वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई करेंगे और कैसे आंसर को निकालेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, यहाँ पर फार्मर है, फ्लोर मिल है, बेकर है, शॉपकीपर है। अगर कोई चीज़ फार्मर ने 600 रुपये में बनाई और उसकी कॉस्ट जो लगी किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ 600 रुपये है, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो लगी 200 रुपये, तो यहाँ पर फार्मर ने किस चीज़ बनाई 200 रुपये में और उसको बेची, वैल्यू ऑफ आउटपुट उसको बनाया 600 रुपये में, तो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया होगा, 400 रुपये में। देखिए, इट इज अज्यूम दैट प्रोडक्शन ऑफ वीट इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कि वीट को उगाने में कोई खर्चा आया, 200 रुपये का आया। इट मे कॉस्ट द इंक्लूड ऑफ इनपुट, चाहे वो आप बोलो सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, 200 रुपये की लागत लगी वीट को उगाने में। अकॉर्डिंगली द वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज इक्वल टू द 600। अब उसने कितना मार्केट में बेचा 600 रुपये में, तो कितना वैल्यू ऐड कर दिया उसने, 400 रुपये में वैल्यू ऐड कर दिया, माइनस करेंगे तो 400 रुपये आ गया। अब ये 600 रुपये में किसने खरीदा, फ्लोर मिल ने खरीदा। 600 रुपये में किसने खरीदा, फ्लोर मिल ने खरीदा। अब फ्लोर मिल ने 600 रुपये में खरीदा और उस गेहूं को, वीट को उसने क्या किया, ग्राइंड करके फ्लोर बना दिया। उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 200 की वैल्यू ऐड कर दी, मतलब कि 800 में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट में 800 का बिका तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी उसने, 200। 800 माइनस 600 तो 200 ऐड कर दिया। अगेन अब आपका क्या हुआ, फ्लोर किसने खरीदा, बेकर ने खरीदा 800 रुपीज़ में, और उससे क्या बनाया उसने, बिस्किट बनाए। कितने रुपए के बनाए बिस्किट, 1000 रुपीज़ के बिस्किट बनाए। बिस्किट बना के उसने वैल्यू ऐड करी, 1000 रुपीज़ का इंक्रीज कर दिया। अब उसने कितना ऐड किया, 1000 माइनस 800 तो 200 का उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया।
अगेन 1,000 रुपीज में अब वो कौन खरीद रहा है? शॉपकीपर खरीद रहा है। अब शॉपकीपर 1,000 रुपीज में खरीद रहा है तो वो भी तो कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, तो वो मार्केट में कितने का बेचेगा? 1,200 का बेचेगा। अब 1,200 तो मतलब कि उसने 200 का वैल्यू ऐड कर दिया। अब एक ही चीज वीट जो है आपकी कितनी बार काउंट हो गई? मल्टीपल टाइम्स काउंट हो गई। दैट इज कॉल्ड द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, है ना। तो इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे? हाउ? अब अवॉइड करने का एक ही तरीका है इसमें, या तो आप क्या करें, वैल्यू एडिट कर लें, जो आपने माइनस करके निकाली है वो आप निकाल लें, 1,000 रुपीज को कंसिडर करें, या तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट का सम करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, देन यू विल गेट दी आंसर वैल्यू एडेड मेथड से। 3,600 माइनस 2,600, 1,000। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। यही आपका क्या है? प्रोसेस है। अब हम आपको बताते हैं प्रिकॉशंस। कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने होंगे बिफोर अडॉप्टिंग दी वैल्यू एडेड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम। ये प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इनको ध्यान में आपको जरूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला है आपका वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ सेल एंड द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको आप कंसिडर नहीं करोगे वैल्यू एडिशन में, बिकॉज दीज आर द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर व्हेन दे आर प्रोड्यूस। एक बार वो काउंट हो गए, जब बिके होंगे, वो सेल किया होगा, उसके बाद ये मार्केट में कितनी बार भी बिके उनको हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा आंसर गलत ही निकालेगा। सेकंड है कमीशन अर्न। कमीशन अर्न क्या होगा? आप इसको कंसिडर करोगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज ब्रोकर गिव्स यू फैक्टर ऑफ सर्विसेज। Commission earned on the account of sale and purchase of second-hand good is included in the estimation of value added because the commission is reward for the service rendered. Okay. Now, third one, on own account production of goods of the producing unit is taken into the account. अब जो आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हो, गुड्स बना रहे हो, क्योंकि उसमें भी तो खर्चा लग रहा है आपका, तो उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइकली दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट गुड्स। They are simply not sold owing to their need by the producer themselves. Car used by the car producer for transporting their employees, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब अपने लिए आप जो खर्चा करके बना रहे हो गुड्स को, वो भी आप इंक्लूड करोगे, इज टेकन इनटू द अकाउंट अगेन बिकॉज दीज गुड्स आर लाइकली दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, वीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द फार्मर फैमिली देमसेल्व्स। तो वो क्या कर रहा है, उसमें खर्चा करके उसने जो उगाए हैं वो भी उसमें क्या करेगा, वो अकाउंट में कैलकुलेट करेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। जो भी आपकी वैल्यूज हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है बार बार, आप उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज रिफ्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। नाउ, इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस टू बी टेकन इनटू द अकाउंट, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अपना रेंट क्या दे रखा है, अपनी बिल्डिंग वगैरह रेंट में दे रखी है ना, उससे वो कमा रहा है, तो वो उसकी जो इनकम आएगी वो इंक्लूड होगा, बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट। ओके, नाउ the next one is services for the self consumption are not considered while estimating the value added simply because it is difficult to estimate their market value. For example, services of housewife. तो हमने कहा कि सर्विस जो हम कर रहे हैं, अपनी सर्विस आप घर में आप खुद काम कर रहे हो अपने घर में और उसके बदले आप पैसे लोगे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन सर्विस है ना। इट विल नॉट कंसिडर वाइल एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। ये तो हमने प्रिकॉशंस पढ़े। अब हम आपको बताते हैं कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, ठीक है, हाउ टू अवॉइड इट एंड व्हाट इज द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। बिकॉज ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कैसे आती है, जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तब डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी वंस लाइकली टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती ही आती है। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द वैल्यू सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस। क्या मतलब हुआ, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वन।
जब आप एक ही गुड को ज़्यादा से एक बार से ज़्यादा काउंट कर लोगे तो वो क्या कहलाएगी, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कहलाएगी. दिस हैपन व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स और द फाइनल सेल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ये हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स, जब हमें पता नहीं होगा कि वी हैव टू बी know what is the difference between final goods and the intermediate goods. If you don't know, then it will become very difficulty to calculate the national income. This happen जब हमें ये कब होता है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कब होती है, जब हमें पता ही नहीं होता भैया फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं. सो एज फार एज इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर इट सेल इट्स गुड्स एज अ फाइनल गुड्स and treat its sale as final sale. But it is for the student of economics to classify the sale of the different entrepreneur as the final goods and the intermediate goods. हर एक के लिए वो क्या हुआ, फाइनल सेल हुई, जैसे बेकर ने बेचा, शॉपकीपर को बेचा, है ना. तो हर एक के लिए तो फाइनल सेल हुई, मगर आपको पता है कि वो इंटरमीडिएट गुड कौन सा है और फाइनल गुड कौन सा है ना. तो देखिए, सपोज द फार्मर प्रोड्यूस 1 ton of wheat and sell the 400 in the market to the flour mill. As far as farmer is concerned, the sale of wheat is a final sale and he get 400 for it. If he does not have to incur any expenditure on the cultivation of wheat, 400 become the value of this contribution to the GDP. अगर उसमें कोई भी इंटरमीडिएट उसकी कॉस्ट नहीं लग रही होती, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लग रहे होते, तब वो क्या होता, 400 इंक्लूड किया जाता एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड. द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड. अब वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 400 में और उसको कन्वर्ट कर रहा है व्हीट को फ्लोर में 600 की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब कि 200 की उसने वैल्यू एडिशन कर दी, 600 का कर दिया. अब वो क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है एज अ फाइनल गुड, है ना. फ्लोर मिल ट्रीट द फ्लोर एज अ फाइनल गुड नाउ, बट द बेकर यूज इट इंटरमीडिएट गुड्स एंड द मैन्युफैक्चर ब्रेड. उसके बाद क्या कर रहा है, वो ही फ्लोर यूज कर रहा है बेकर 600 में परचेज करके, और उससे वो क्या बना रहा है, बिस्किट बना रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी, 800. तो बेकर के लिए तो वो फाइनल गुड हुआ 800, है ना. तो अगेन, बट द शॉपकीपर इज एन इंटरमीडिएट गुड, it is an intermediate good. The shopkeeper sell the entire stock of bread to the final consumer 900. So in this entire chain of production activity, if we overlook the fact that the output of one producer is used as a raw material by the other, GDP estimation would be grossly overestimated. इससे क्या होगा, GDP आपकी डबल काउंटेड ज़्यादा एस्टिमेट हो जाएगी. Then we might estimate it equal to the 400, 600, 800, 900 equals to 2700. But the fact of matter is that only final goods are to be included in the estimation of GDP. तो हमें फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करना है जितनी उसकी मार्केट में फाइनल वैल्यू बन के आई होगी. एंड दिस द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रेड 900. तो हम किसको इंक्लूड करेंगे, 900 को इंक्लूड करेंगे. सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू द फाइनल यूजर, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड, implying that GDP 900 not as a 2700 as noted above. जो 2700 उसकी वैल्यू हो गई ना, काउंटेड हो गई डबल, तो उसको इंक्लूड ना करके हम किसको इंक्लूड करेंगे, फाइनल की 900. ओके, वंस शुड बी केयरफुली ऑफ अवॉइडिंग द सच प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ओवर एस्टिमेशन ऑफ GDP. यू कैन इजिली कैलकुलेट द नेशनल इनकम, है ना. नाउ देयर आर 2 वे टू अवॉइड द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. पहला मेथड है आपका टोटल वैल्यू मेथड, फाइनल वैल्यू फाइनल आउटपुट मेथड, एंड सेकंड मेथड है आपका वैल्यू एडेड मेथड. फाइनल आउटपुट मेथड में क्या बोलता है, सिंपल ही है, फाइनली जो बन के वैल्यू आ रही है जैसे हमने बताया आपको, वो कंसिडर करिए, या तो आप क्या करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. देखिए फाइनल आउटपुट मेथड कैसे करता है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी कंसिडर इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP. Intermediate goods are not to be considered, we know, in terms of their end use. फाइनल आउटपुट मेथड क्या बोलता है, देखिए, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी कंसिडर. जो भी एंड हमारी ज़रूरतों को देखते हुए आप क्या कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, है ना, तो फाइनली रेडी टू यूज, रेडी टू कंज्यूम इट, है ना, इट विल बी कंसिडर इट एट द टाइम ऑफ estimation of GDP. Intermediate goods are not to be considered, as you know that. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of the production. आपको फाइनल गुड्स की डेफिनेशन आपको बता दी, जो वो गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से क्या कर हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, एंड विच आर रेडी टू यूज फॉर दियर फाइनल यूजर्स हु मे बी कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर के लिए हो. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर एज दीज आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड नॉट येट रेडी टू यूज by the final users.
In the above example, the bread sold to the consumer in the final as a final good. Only value of final good consider. It will be considered. 900 will be included at the estimation of GDP. That's why. तो हमने इसको बताया. अब आ जाता है वैल्यू ऑफ एडेड. वैल्यू एडेड मेथड में हमने आपको बताया कैसे होगा. सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड एज एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. वैल्यू एडेड रिफर्स टू द डिफरेंस. वैल्यू एडेड क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन बताता है किसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द कंट्री, है ना. तो आप क्या करेंगे, उसको वैल्यू एडेड को आप प्लस कर देंगे जितना भी उसने डिफरेंसेस आए हैं. 400, 200, 200, 100, दैट इज कॉल्ड 900. इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. तो ये आपका क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ. नाउ with the help of numerical you can easily understood how to calculate the national income by the value added method. देखिए वैल्यू एडेड मेथड हम न्यूमेरिकल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं. क्या है? वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए एंड द फर्म बी. और आपको क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एफसीबी कैलकुलेट करनी है. तो आपको क्वेश्चन दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए 100 सेल्स दे रखी है. परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय द फर्म ए 40. परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60. सेल्स बाय फर्म बी 200. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45. इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म 30. अब देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फर्म ए. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. तो आप पहले फर्म ए का निकालेंगे. फर्म ए का निकालने के लिए आपके पास क्या है? फॉर्मूला सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक करेंगे. सेल्स आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? सेल्स बाय फर्म ए 100, तो 100 करेंगे. चेंजिंग स्टॉक आप निकाल लेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए आपको दे रखा है. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे 20 माइनस 25 तो माइनस का 5. तो यहाँ 95 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके. नाउ जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर देंगे, उसमें से आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा. इंटरमीडिएट गुड्स क्या निकले? आपके परचेज ऑफ फ्रॉम फर्म बी बाय द फर्म ए. मतलब कि फर्म ए ने रॉ मटेरियल खरीदा फर्म बी से 40 रुपए का, तो उसने क्या है 95 माइनस 40 इक्वल्स टू 55 लाख. तो ये क्या हुआ? आपका वैल्यू एडेड आ गया आपका फर्म ए का. इसी तरह से फर्म बी का करेंगे आप. सेम फॉर्मूला लगेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक. सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक. सेल्स कितनी है? सेल्स बाय फर्म बी की आपकी 200 है और चेंजिंग स्टॉक आप निकाल लोगे. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फर्म बी का, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है फर्म बी का, तो आप निकाल लेंगे चेंजिंग स्टॉक. आपका आंसर आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स आप कर देंगे. देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा. अब जीडीपी एफसी कैसे निकलेगा? जीडीपी एफसी निकलेगा जब आप करेंगे फर्म ए और फर्म बी का टोटल. ठीक है. यहाँ देखिए वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. अब आपका जीडीपी एफसी निकल के आ जाएगा 55 प्लस 130 इक्वल्स टू जीडीपी एमपी. आपका ये निकल के आ गया. अब आपका क्या निकल गया? एमपी निकल गया, एफसी नहीं आया. एफसी के लिए आपको क्या करना है? माइनस इंडायरेक्ट टैक्स करना है पेड बाय बोथ द फर्म 30. तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस आप जीडीपी एमपी में से एफसी में जाओगे तो माइनस क्या कर देंगे? एनआईटी कर देंगे. आपका जीडीपी एफसी निकल गया. नेशनल इनकम डोमेस्टिक आपका निकल के आ जाएगा. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. दिस इज द क्वेश्चन. इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं परचेज ऑफ मशीन. देखिए अभी आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. नेट वैल्यू एडेड निकालना है. क्या निकालना है? एनडीपी एफसी निकालना है बच्चे. अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? परचेज ऑफ मशीन टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट 100 दे रखा है. सेल्स आपको दे रखी है. इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है. इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है. चेंजिंग स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है. तो सबसे पहले आप जीडीपी एमपी निकाल. जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपके पास सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. मतलब कि ये दोनों क्या हो गया? आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको सेल्स दे रखी है प्लस चेंजिंग स्टॉक दे रखा है 10 माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए आपके लिए? देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखी है 90. ये निकल के आएगा आपका जीडीपी एमपी. अब जीडीपी एमपी से आप एनडीपी एफसी कर सकते हैं. आप कैलकुलेट आराम से कर लेंगे. देखिए एनडीपी एफसी या आप एनएनपी एफसी. अब हमने क्या किया? हमने सीधे सीधे नेशनल इनकम निकाल दिया एनएनपी एफसी. एनएनपी एफसी कैसे निकलता है? जीडीपी एमपी से आप एनएनपी एफसी में जाओगे, नेशनल इनकम में जाओगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप. डी से नेशनल में जाएंगे तो प्लस एनएफआई. एनएफआई दिया नहीं है. पी से पी सेम है. एमपी से एफसी में जाओगे तो माइनस एनआईटी. तो ये आपका क्या रहेगा? आंसर नेशनल इनकम आ जाएगा. और एनडीपी एफसी में जाना है तो एनडीपी एफसी क्या करेंगे?
GDP MP, तो आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्थ, डी से डी, पी से पी से में, MP से FC में जाना है तो माइनस NIT, सेम एग्जैक्टली। तो आपका क्या निकल जाएगा, NDP FC इज द आंसर, 108 करोड़। तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सिमिलरली दिस वन, अब इसको आप कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे करेंगे। देखिए, आप सब्सिडी दे रखा है, सेल्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, चेंजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। आप निकाल लेंगे इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है, परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज 200, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60। अब आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, GDP MP निकालिए। GDP MP सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह से आप क्या करेंगे, निकालें चेंजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आप निकाल लेंगे। फॉर्मूले में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पुट अप करेंगे। 800 सेल से दे रखी है, चेंजिंग स्टॉक आपका -30 आया, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, कॉस्ट कितने दे रखी है 500, आपने 500 लिख दिया। तो GDP MP निकल के आ गया। GDP MP से आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे NDPFC। तो सिमिलरली माइनस डैप माइनस NIT, इससे आपका आंसर। अब NIT के लिए आपको क्या कर रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दे रखी है बेटा। यहाँ देखिए सब्सिडी दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा 0 - 40। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 270 - 30 + 40, तो ये इसका आंसर हुआ। तो आपको कुछ क्वेश्चंस में इसका भी ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकलता है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 0 नहीं रखते, सीधे सीधे माइनस प्लस सब्सिडी कर देते तो आंसर ठीक तो आता, प्लस सब्सिडी करके आंसर सही आता। मगर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस NIT की जगह खाली सब्सिडी की वैल्यू लिख देते हैं, तो वो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे +40 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दी क्वेश्चन।